हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित वीडियो को, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके अनुच्छेद कौन कौन से हैं और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से नए चीज़ों को जोड़ा गया था। तो उन चीज़ों को भी आज हम लोग एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आशा है पिछले वीडियो को जो हम लोगों ने पढ़ा था संविधान संशोधन को, आप लोगों ने शुरू से अंत तक ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि संबंधित हैं नीति निर्देशक तत्व से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित फैक्ट्स क्या कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व को अगर अंग्रेजी में कभी कभी पूछ देता है तो इसको इंग्लिश में आपसे पूछ देता है कि ये डीपीएसपी क्या होता है। तो डीपीएसपी का पूरा नाम जो होता है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। कहीं कहीं डीपीएसपी इसका शॉर्ट में फॉर्म यूज़ किया जाता है। इसका उल्लेख जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान के भाग 4 में किया गया है, इस चीज़ को याद रखना है। और इसके जो अनुच्छेद के बारे में अगर आपसे पूछता है तो 36 से लेकर 51 तक है, ये भी आपको याद रखना है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो स्रोत है अगर वो आपसे पूछे तो वो आयरलैंड से लिया गया है। तो यहाँ पर 3 मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि इसका उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में क्यों जोड़ा गया था तो इसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए कि इसको क्यों जोड़ा गया था। तो इस क्यों का जवाब आपके सामने है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका पहला उद्देश्य था, और दूसरा था राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये 2 इसके महत्वपूर्ण उल्लेख थे, उद्देश्य, जिसकी वजह से इसको संविधान में जोड़ा गया था और इसकी वजह से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव हो सकी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा के सलाहकार जो थे वो BN राव थे। तो इन्होंने ये चीज़ कहा था उस समय कि भारतीय नागरिकों को 2 तरह के मौलिक अधिकार हम लोगों को प्रदान करने चाहिए। एक मौलिक अधिकार जो कि संविधान लागू होने से पहले दिया जाना चाहिए, अर्थात अगर संविधान अभी लागू होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ये सबको पता है। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान बनने के तुरंत बाद कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए थे जो कि यहाँ के नागरिकों को प्रदान किए जाने चाहिए। तो वो मौलिक अधिकार जो थे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जोड़े गए थे। इस चीज़ को हमें पता होना चाहिए और आई थिंक आपको पता भी होगा क्योंकि पिछले वीडियो में इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। साथ ही साथ एक और ऐसा मौलिक अधिकार होना चाहिए जो कि भविष्य में दिया जा सके, क्योंकि अभी जब हम लोगों का देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय हमारे पास संसाधनों की कमी थी। तो ऐसा हो नहीं सकता था कि सभी ज़रूरत की चीज़ें एक बार में देश के नागरिकों को दी जा सके। तो ऐसा 2 तरह से किया गया था और इसकी सलाह BN राव ने दी थी। तो दूसरा जो मौलिक कर्तव्य था वो नीति निर्देशक तत्व के रूप में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के रूप में जोड़ा गया था, जिसको कि भविष्य में भारत के नागरिकों को प्रदान किया जाए। और अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में अब यह पूरी तरह से लागू होने के स्तर पर पहुंच चुका है। और एक एक करके अगर हम लोग देखें, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन हो गया है। साथ ही साथ अगर आप एक समान सिविल संहिता की बात करते हैं तो वो गोवा जो राज्य है वहाँ लागू भी हो चुका है। तो ऐसे एक एक करके इसके अंदर जितने भी दिए हुए हैं अनुच्छेद उनको एक एक करके देश के नागरिकों को प्रदान किया जा रहा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक क्या क्या चीज़ें हैं आज उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 है क्या। तो अनुच्छेद 36 में हम लोग जानते हैं कि इसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है कि राज्य कहा किसको जाता है। तो राज्य किसको कहा जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्य के अंतर्गत
भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और राज्य विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि राज्य का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जैसे हम लोग अभी जानते हैं कि बस एक राज्य कह देते हैं, वही उसके अंतर्गत अगर राज्य की बात अगर हम लोग कर देते हैं संविधान में, तो इसका अर्थ होता है कि उस राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद, राज्यों में जितने भी सरकार हैं, विधानमंडल हो, विधानसभा हो, या फिर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जितने भी भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन में हैं, तो उन सभी से संबंधित जितने भी लोग हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी, तो इन सभी को लेकर के एक राज्य का निर्माण किया जाता है। तो ये चीज़ हमें याद कर लेना है, राज्य का मतलब सिर्फ एक नाम से ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर आने वाले सभी लोगों से है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में यह बताया गया है कि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा मौलिक अधिकारों के बारे में, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में दिया गया था, तो अगर उसका कोई हनन करता है तो हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, इस चीज़ का अधिकार हमारे पास है। लेकिन ये जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व में, अगर इसका कोई हनन करता है तो इसके खिलाफ हम कोर्ट में कोई भी केस अपील नहीं कर सकते हैं। इसी के बारे में दिया गया है कि यह वाद्य योग्य नहीं है, इसके तहत हम किसी भी न्यायालय में इसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 37 में ये चीज़ दिया गया है, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में बताया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। अर्थात राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। ये चीज़ दिया हुआ है अनुच्छेद 38 में। साथ ही साथ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक प्रमुख कथन है केटी शाह का, और इन्होंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा पर अदा किया जाता है। अर्थात ये एक इस तरह का चेक है जिसको कि बैंक अगर अपनी सुविधा देखता है तो उसको अदा करेगा, और ये राज्य के पर्पज से यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में बताया गया है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। जैसे सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार उपलब्ध कराएगा, साथ ही साथ भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करेगा। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना, अर्थात अगर कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास धन की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उनसे धन को ले करके बाकी लोगों में वितरित करना, अर्थात धन का समान वितरण सबके पास करना। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, ये चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है स्टेट के द्वारा। और साथ ही साथ अब देख लेते हैं अनुच्छेद 39A, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इस चीज़ को याद कर लेना है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है 39 के ए में दिया हुआ है। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि ग्राम पंचायतों का गठन किस में दिया हुआ है तो वह अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है, इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। और इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो पंचायती राज से संबंधित है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया था। और बात करें 74वें संविधान संशोधन की, तो ये नगर पालिका से संबंधित है और इसको शहरी क्षेत्रों से संबंधित रखा गया है, तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 41 के बारे में। तो अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सहकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, जैसे कि कोई वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया या फिर विकलांगता पेंशन हो गया। साथ ही साथ किसी भी तरह की कोई सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि जिससे कि आपके काम हो या फिर शिक्षा या फिर कोई सरकारी सहायता आपको मिलता है तो उसमें हेल्प किया जा सके तो उसके संबंध में राज्य कार्य करेगा सुचारू रूप से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। अर्थात यहाँ प्रसूति सहायता कहने का तात्पर्य है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके द्वारा कोई भी कठोर
कार्य या श्रम नहीं कराया जाएगा, इस चीज़ को हमें ये देख लेना है। और ये चीज़ स्टेट प्रोवाइड करता है किसके तहत? अनुच्छेद 42 के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर एक मेन चीज़ जो यूज़ हुआ है कीवर्ड कुटीर उद्योग, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है कि कुटीर उद्योग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो वो अनुच्छेद है 43। ये चीज़ याद रख लेना है। साथ ही साथ अनुच्छेद 43 के ए में देखते हैं, तो इससे उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अर्थात उद्योगों के प्रबंधन में, जो उद्योगों का प्रबंधन हो रहा है उसमें श्रमिकों की जो भागीदारी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, और ये कार्य दिया गया है राज्य को, जिसको कि राज्य को सुचारू रूप से चलाना है। साथ ही साथ अनुच्छेद 43 बी में देख लेते हैं, तो इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि सभी लोगों को काम दिया जा सके और वो अपने लिए निर्वाह कार्य कर सकें। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में बताया गया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। और ये चीज़ अगर हम लोग वर्तमान में देख लेते हैं, तो वर्तमान समय में जो गोवा राज्य है वहाँ पर इसको लागू कर दिया गया है, और एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू की जा चुकी है, और भविष्य में ऐसी आशा की जाती है कि ये सभी राज्यों में लागू किया जा सकेगा। अनुच्छेद 45 देखते हैं, तो इसमें दिया गया है कि बच्चों को 6 वर्ष से की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अर्थात 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु में अगर जो बच्चे हैं तो उनको देखभाल और शिक्षा से संबंधित जितने भी सुविधाएं हैं वो उनके गार्जियन या फिर जो भी उनके संरक्षक हैं उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस चीज़ के बारे में अनुच्छेद 45 में दिया हुआ है। यहाँ पर एक नोट हम लोग देख लेते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 के बारे में। अगर संविधान संशोधन अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियो को जाकर के देख लीजिए, जिसमें हम लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक संविधान संशोधनों को एक एक करके कवर किया गया है, और उससे ज़्यादा आपके परीक्षा में नहीं पूछेगा। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी, और इसे जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 के ए में। तो अगर आपसे पूछता है कि 86वां संविधान संशोधन जो है वो शिक्षा से संबंधित है, इस चीज़ को भी याद रख लेना है। इससे एक तो मौलिक अधिकारों में 21 ए को जोड़ा गया था, जिससे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। साथ ही साथ अनुच्छेद 45 में संशोधन करने की शक्ति भी इसको दी गई थी। और मौलिक कर्तव्य जो हम लोगों के हैं अनुच्छेद 51 के क में, तो उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित है कि इसके जो संरक्षक होते हैं उनका दायित्व होगा कि वो उनको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसमें अनुच्छेद 46 के बारे में दिया है। तो राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो SC ST कास्ट के लोग होते हैं, साथ ही साथ जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं, तो उनके लिए शिक्षा और आर्थिक हितों को अगर किसी भी तरह का बढ़ावा देना है, जिससे कि वो लोग हमारे समाज के मुख्य धारा में जुड़ सकें और अपना विकास कर सकें, तो उनसे संबंधित जितने भी हित हो सकते हैं उनसे संबंधित उनको राज्य बढ़ावा देगा। इस चीज़ के बारे में प्रावधान किया गया अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार को बढ़ावा देना, शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 47 में हमारे जीवन स्तर में सुधार से संबंधित बातें की गई हैं, जिनसे कि हमें ही फायदा है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग देखें, जैसे शराब पर प्रतिबंध के बारे में कहें, तो भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिसने कि शराब प्रतिबंध पर कार्य किया है। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं तो बिहार हमारे सामने है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने कि शराबबंदी पर कानून भी बनाया है और इसको सख्ती से पालन करवाया जा रहा है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में बताया गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा, जिसको कि अभी हमारे देश में सुचारू रूप से कार्यरत करने के लिए कई योजनाओं का निर्माण किया गया है और साथ ही साथ उसको कार्यान्वित भी किया जा रहा है। अनुच्छेद 48 ए देख लेते हैं। इसमें बताया गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में बताया गया है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र को स्थापित किया गया है, तो जिसमें अगर कोई भी चाहे तो अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता है, उसके लिए सर्वसम्मति अति आवश्यक होती है। तो इसीलिए कार्यपालिका जो है जुडिशरी से अलग कर दिया गया है, ताकि इसमें किसी भी तरह का अगर हस्तक्षेप करना हो तो ये कर सके, ताकि हमारे देश में किसी भी नियम कानून को सुचारू रूप से लागू किया जा सके और किसी पर इसका कोई दबाव न बनाया जा सके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में बताया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करने से संबंधित बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 51, जो कि हमारा लास्ट नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद हैं, जिसमें बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। अर्थात यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु कार्य करेगा। इस तरह से हम लोगों ने शुरू से लेकर के अर्थात अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जितने भी नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद थे उनको पढ़ा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं इसको दूसरा मौलिक कर्तव्य की संज्ञा भी दी गई थी, तो आज इसको हम लोग देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों में अंतर क्या है। तो अगर आपसे मौलिक अधिकार के बारे में पूछता है तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया था, और नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इसका वर्णन भाग 3 में किया गया है और नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में किया गया है। साथ ही साथ इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा है। और इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, ये चीज़ हमें याद रख लेना है कि नीति निर्देशक तत्व है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए की गई हैं, जिसके तहत हम अगर कोई हमारे नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद का हनन करता है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है और यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो हमारे जन्म के बाद हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, परंतु नीति निर्देशक तो ऐसे अधिकार हैं जिनको कि अगर राज्य जब तक लागू नहीं करता है तब तक वो भारत के नागरिकों को प्रदान नहीं होते हैं। ये चीज़ का इसमें अंतर है, ये आपको याद जान लेना है। यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है, अर्थात यह पर्सनल व्यक्ति से संबंधित है, इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। जो मौलिक अधिकार है वो पर्सनल व्यक्ति के लिए दिया जाता है कि हर एक व्यक्ति के पास कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जिनका हनन नहीं किया जाता, वो उनके चहुमुखी विकास के लिए दिया जाता है, जिनसे कि उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विकास संभव हो सके। और साथ ही साथ ये जो नीति निर्देशक तत्व है यह समाज की भलाई के लिए दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर सिर्फ हम लोग पर्सनली कोई काम करते हैं तो उससे हमारे समाज पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए नीति निर्देशक तत्वों को समाज की भलाई के लिए दिया गया है कि राज्य इस पर कार्य करेगा और समाज की भलाई के लिए उन्नत नियमों को बना करके उसको लागू करेगा। तो ये कुछ अंतर थे जो कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं। और इनके अनुच्छेद के बारे में अगर आपसे पूछे तो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद जो है वो 12 से लेके 35 है, ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है। और अगर नीति निर्देशक तत्व का पूछे तो 36 से लेकर के 51 तक है, ये भी हमको याद रख लेना है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो उनमें मुख्य अंतर क्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब जितना भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखा है उस चीज़ को 1 मिनट में पूरा समअप कर लेते हैं। तो रिमेंबर इन 1 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं। जैसे अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 राज्य में नहीं जा सकते, अगर कोई न्यायालय नहीं जा सकते अगर किसी भी तरह का हनन होता है इनसे संबंधित। 38 में बताया गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में। 39 में बताया गया है कि राज्य कुछ नीतियों पर कार्य करेगा, जैसे पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 39A में बताया गया निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन किया गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 41 कुछ दशा में सरकारी सहायता का अधिकार, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया या फिर किसी भी तरह की सरकारी संपत्तियों से संबंधित अधिकार हो गए। 42 में बताया गया है कि न्याय संगत और मानवोचित सहायता सरकार के द्वारा की जाएगी। 43 में बताया गया है कि निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाएगी। 43A में है श्रमिक की भागीदारी।
43B में है सहकारी समिति, 44 में है एक समान सिविल संहिता, जिसको कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये अभी वर्तमान में गोवा राज्य में लागू किया जा चुका है। अनुच्छेद 45 है जिसमें 6 वर्ष की आयु तक की देखभाल से संबंधित है और उनके शिक्षा शास्त्र से संबंधित ध्यान रखा जाएगा उनके संरक्षक के द्वारा। अनुच्छेद 46 में बताया गया है कि कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण राज्य के द्वारा किया जाएगा। पोषाहार को बढ़ावा देना और शराब पर प्रतिबंध लगाना, यह अनुच्छेद 47 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन से संबंधित बातें दी गई हैं। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित दिया गया है। अनुच्छेद 49 में बताया गया है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है ताकि लोकतंत्र को सुचारू रूप से भारत में लागू किया जा सके। और अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए तत्पर रहेगा और उसके लिए प्रतिबद्ध रहेगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रह सके। तो इस तरह से हम लोगों ने एक एक करके जितने भी अनुच्छेद थे जो कि नीति निदेशक तत्व से संबंधित है उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज आप लोगों के लिए एक प्रश्न रहेगा कि अनुच्छेद जो है उसमें अनुच्छेद 44 में क्या दिया हुआ है। इस चीज़ को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें क्या दिया हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हम लोगों के साथ जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो इसको देखने के बाद आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सा वीडियो चाहिए जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो एक एक करके हम लोग इसमें सभी टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं और मेन फोकस हम लोग का जो रहेगा वो सभी परीक्षाओं से संबंधित है, जिसमें खास करके अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं BPSC को लेकर के और साथ ही साथ GS और के पोर्शन को, खास करके इन चीज़ों को हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले हैं ताकि हम लोग इस पे ज़्यादा पकड़ बना करके अपनी आगामी परीक्षाओं पर सक्सेस पा सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।